हेलो दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी। छोटी मुंह बड़ी बात बोलते ना लोग। तो हमें कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे को हेल्प करने की, और जैसे ही हम एक स्टेप बढ़ाते हैं ना, तो दूसरा स्टेप के लिए ऑटोमेटिक रास्ते बनते जाते हैं। तो आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ईपीडीएम रबर है क्या। तो ये जो फरमाइश है और इसके बारे में जानने के लिए मिस्टर लियो हरियाणा ने मेरे को कॉल किए थे, जो R&D पॉलीमर से बीटेक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं पॉलीमर साइंस से। तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि हमारे पास काफ़ी इस तरह के कॉल आते हैं। कुछ लोग कुछ सब्जेक्ट पर बोलने के लिए बोलते हैं, कुछ रबर के बारे में बोलने को बोलते हैं, कुछ तो उस पर हमको कोशिश करना होता है कि हम अपने आप के सवाल का सही जवाब दे पाए। हमारी कोशिशें यही रहती है, और ये नहीं मानते हैं कि हर आदमी जो है दूध का धुला हुआ है। मैं भी नहीं मानता हूँ कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जिंदगी सीखने के लिए कम पड़ जाती है, लेकिन इंसान सीख नहीं पाता है। तो आज हम जितना सीखे हैं उस एक्सपीरियंस को आपको शेयर करना चाहेंगे। देखिए, जब पृथ्वी बना तो इंसान आया, और इंसान से पहले कीड़े मकोड़े आए थे, फिर मेढक आया, मेढक से बंदर आया, बंदर से चिंपैंजी आया, और चिंपैंजी से मानव जाति आ गया। हम यहाँ पर आकर के ही बहुत कुछ डिवाइड कर दीजिए, कुछ कलर की वजह से डिवाइड कर दिए कास्ट को, कुछ नेचर से डिवाइड किए कास्ट को, कुछ कल्चर से डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड द रूल पहले से ही आते गया है। ब्रिटिश वालों ने भी डिवाइड द रूल का ही सेवन किया था। आज भी हमारा गवर्नमेंट जो है डिवाइड द रूल का ही फॉलो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर स्टेट एक दूसरे से जुड़ना चाहता है, हर लोग एक दूसरे पर डिपेंड रहना चाहता है, और हर लोग कुछ ना कुछ किसी से सीखने की उम्मीद रखता है। चलिए हम आज सब्जेक्ट पर बात करते हैं कि हम आपके क्या काम आ सकते हैं। उस टॉपिक पर बात करते हैं। मैं मिथिलेश चौधरी अपना लाइफ को लेबोरेटरी से स्टार्ट किया था, और आज मैं बिजनेस का प्रोप्राइटर बन गया। वो वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, और आगे क्या बन पाएंगे वो भी पता नहीं। तो रबर ऐसा फील्ड है जिसका कोई अंत नहीं है, और वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो रबर पॉलीमर की जब बात करते हैं तो न जाने कितने पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स में दो तरह के मेन पॉलीमर होते हैं। एक जो होता है नेचुरल पॉलीमर, जिसको बोला जाता है NR के नाम से, नेचुरल रबर। उसमें आपको जानकारी पाना है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ नोट करते जाइए। तो नेचुरल रबर में जैसे RMA4 होता है, जो अच्छी स्टेफिनेस और अच्छी क्वालिटी और मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है, और दूसरा जो RMA5 होता है उससे जो लो क्वालिटी होता है। और जैसे ही RMA5 और 4 बनता है तो जाहिर सी बात है, जब हम खाना खाते हैं तो वहाँ पर जूठा तो गिरता है सर, और गांव में उस जूठा को भी ले जा करके एक पॉट बर्तन होता है उसमें लोग डाल देता है और उस जानवर को खिलाता है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग ड्रेनेज में डाल देते हैं, कचड़े में डाल देते हैं। तो वही स्क्रैप को फिर हम लोग इकट्ठा करके मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं, उसको ISNR नाम दे देते हैं, ISNR 20 बन जाता है, जिसके अंदर RMA4 में कॉन्सिस्टेंसी होती है। अगर हार्डनेस उसकी 40 है तो 40 ही रहेगी। टेंसाइल अगर
20 MPa आना है तो 20 MPa आएगी। इलोंगेशन चाहे तो 700-800% भी ला सकते हैं। उसके नीचे जो RMA 5 रहता है उससे थोड़ा अच्छा क्वालिटी नहीं रहता है। दूध में से दूधिया ने पानी डाल दिया, लेकिन असली दूध तो दूधिया वाले के पास ही है, और आप तक तो पहुंचा पानी पहुंचा थोड़ा मिला हुआ, और आप फिर किसी को सेल करते तो और पानी डाल दे। तो समझ लो कि RMA 4 जो है ओरिजिनल दूध है, और RMA 5 बोले तो थोड़ा पानी मिल गया, और ISR 20 बोले तो पब्लिक तक पहुंच गया। चलिए, तो नेचुरल रबर की बात किया हमने। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक का मतलब होता है बाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम सिंथेटिक रबर बोलते हैं। बाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब कि उसको बनाया गया, वो डायरेक्ट नहीं बना। नेचुरल रबर तो डायरेक्ट उसकी ट्री होती है रबर की, उसमें से निकाले जाते हैं। जैसे कि बाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जैसे कि आपका NBR रबर, SBR रबर, EPDM रबर, CMS और न जाने न्यूप्रिन रबर, क्लोरोपिन रबर और हाइपलन रबर और सिलिकॉन रबर, तो न जाने कितने बाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसका यूज के हिसाब से लोग उसको बनाया। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब कि आज सवाल आपकी है कि आखिर EPDM रबर को हम कितने तरह से वल्कनाइजिंग, आपका मिस्टर लियो, आपका जो क्वेश्चन था कि EPDM रबर को कितने तरह से वल्कनाइजिंग किया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, EPDM रबर जो होता है हीट रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है। अगर नेचुरल रबर की जहाँ कैपेसिटी होती है 70 डिग्री पर मेल्ट हो जाती है, और 70 डिग्री पर जाके उसमें केवल क्रैकिंग बिल्डअप होने लगता है, वहीं पर EPDM रबर 400 डिग्री तक भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि जितना भी गाड़ियों में रेडिएटर होज होता है, पार्ट्स होते हैं एयर पर्पस के लिए, वाटर पर्पस के लिए, तो वहाँ पे EPDM रबर को ही यूज किया जाता है। उसमें ओजोन का भी प्रॉपर्टी होती है। सवाल यह है कि इलास्टोमेरिक बेरिंग फिर EPDM रबर में क्यों नहीं बनाते हैं? EPDM रबर में एक ही कमी होती है, मैं बोलता हूँ ना, हर आदमी दूध का धुला हुआ नहीं होता है। हर आदमी का पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता है। EPDM में थोड़ा बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम रहने से वो अपना न्यूप्रिन का रूप धारण नहीं कर पाया, उसके जगह पर इस्तेमाल नहीं किया गया। और न्यूप्रिन में ओजोन रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए वहाँ पर बॉन्डिंग, क्योंकि उसमें सैंडविच की तरह स्टील रबर, स्टील देन रबर ऐसा यूज होता है, तो उसमें बॉन्डिंग स्ट्रेंथ और ओजोन रेजिस्टेंस के कारण ही न्यूक्लिन रबर को वहाँ पर यूज किया गया। और दूसरी बात है कि जैसे EPDM रबर है तो हीट तो रेजिस्टेंस करता है, मगर आग से बचने की इसमें शक्ति नहीं होती है। अगर आग में डाल दिया जाए तो जल जाएगा, लेकिन न्यूक्लिन रबर जो है आग इसमें भी नहीं जलता है। अगर मान लीजिए ब्रिज है, वहाँ पे कभी कोई हादसा हो जाता है, आग लग जाती है ब्रिज के नीचे, तो रबर जल जाएगा तो ब्रिज गिर जाएगा। इसलिए आग से भी 1000 डिग्री टेम्परेचर पर डायरेक्ट जब हम आग को डायरेक्ट डालेंगे तभी जलेगा। तो थोड़ा मोड़ा आज से न्यूक्लिन रबर जलने वाला नहीं है, इसलिए न्यूक्लिन का वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। मेरे दोस्त, ठीक है मिस्टर लियो, आपने सुना। आप EPDM का 400 डिग्री तक रेजिस्ट करता है ना? तो न्यूप्रिन का है? न्यूक्लिन का 100 डिग्री बस है। फिर आप बोले EPDM 400 डिग्री तक रेजिस्ट करता बोला, फिर आप जल जाता भी बोल रहे हो। हाँ, लेकिन वो जल जाता है, और वो फायर रेजिस्टेंस है न्यूक्लिन, वो जलता नहीं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि अब EPDM रबर जो है सर, इसमें 3 तरह से वल्कनाइजिंग किया जाता है। एक जो है ओवन वल्कनाइजिंग किया जाता है, ओवन के अंदर भी आप 150 डिग्री टेम्परेचर डाल के, जैसे ओवन होता है ना, तो 150 डिग्री टेम्परेचर पर एयर एजिंग कर सकते हैं। खाली हवा, गर्म हवा से भी
आप ईपीडीएम रबर को क्यूरिंग कर सकते हो। पहला, आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, आपके पास वल्कनाइजर नहीं है, मोल्डिंग सिस्टम नहीं है, तो आप गर्म ओवन में आप केक बनाते हो, बिस्किट बनाते हो, तो क्या उसको हीटिंग में देते हो? ओवन में क्यूरिंग करते हो ना। उसी तरह से तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, जैसे कि आप ईपीडीएम आपने ले लिया, कंपाउंडिंग किया ईपीडीएम, तो ईपीडीएम आपने लिया 100 pHR, तो वहाँ पे जो 2 तरह का डायरेक्ट फूड ग्रेड के लिए, जैसे आपको फूड ग्रेड प्रोडक्ट में यूज करना है, जैसे पानी का कुकर होता है ना, कुकर में आप खाना बनाते हो, रोटी सब्जी बनाते हो, नेचुरल रबर नहीं यूज कर सकते हैं और बहुत सारा केमिकल यूज नहीं करते। डाइकअप क्यूरिंग के थ्रू जाना पड़ता है। डाइकअप क्यूरिंग बोले तो आपको फूड ग्रेड में आ जाता है, जैसे कि ईपीडीएम में आपने डाइकअप 40 और डाइकअप 90 आता है। डाइकअप 40 जैसे आप 100 pHR अगर ईपीडीएम रबर लिया, तो डाइकअप जो है आप थोड़ा स्लो क्यूरिंग है, और डाइकअप 90 बोले तो बहुत फास्ट क्यूरिंग है, तो उसको आप 2 pHR से लेकर 3 pHR तक आप यूज करते हो। बाकी जो आपका कार्बन ब्लैक रेनफोर्समेंट है, बाकी एंटीऑक्सीडेंट है, आप यूज करते हो। बाकी जो हार्मफुल केमिकल है फूड ग्रेड में आपको यूज नहीं किया जाता है, जैसे आपका सल्फर है, टीएमटी है, जेडीसी है, ये सब जो है हार्मफुल केमिकल है। अगर आपको फूड के साथ जाता है तो आपको हेल्थ को नुकसान कर सकता है। आप समझ गया होगा कि आपने ओवन में देख लिया कि ये क्यूरिंग वल्कनाइजिंग किया जा सकता है। अब जो है दूसरा जो है स्टीम के थ्रू वल्कनाइजिंग किया जा सकता है। जो स्टीम होता है, पानी के एक टैंक बनाया जाता है, उसको अंदर मीटर लगा दिया जाता है और पानी को खौलाया जाता है, और पानी जिससे जो स्टीम बनता है वो स्टीम को उस प्रोडक्ट के अंदर पास किया जाता है थ्रोली पाइप के थ्रू। तो वो स्टीम का जो इतना टेम्परेचर आता है, जैसे 140 से लेकर के 150 डिग्री टेम्परेचर तक आपको उसका, तो उसको हम पीएसआई में कन्वर्ट करते हैं। तो मान लीजिए 50 पीएसआई प्रेशर आपका स्टीम का आ रहा है, डिजिटल आपका रीडिंग, तो 50 psi आपका रीडिंग आ रहा था, समझो कि वहाँ पे आपका जो है टेम्परेचर जो है 140 डिग्री 150 डिग्री आपको वहाँ पे पहुँच रहा है। तो आपने देखा कि 2 तरह का वल्कनाइजिंग कर सकते हैं। अब तीसरा वल्कनाइजिंग कैसे करेंगे, जैसे कि आपके पास मोल्डिंग प्रेस रहता है, तो मान लीजिए उसमें ऐसा डाई लगा देते हैं, डाई बना देते हैं और उसके अंदर रबर को डाल देते हैं, इसको कंप्रेस किया जाता है हाइड्रोलिक प्रेस से, उसको कंप्रेस करके उसके ऊपर नीचे हीटर लगा हुआ रहता है। तो हीटर जो हीट हो करके उसमें हीट टेम्परेचर देता है, तो हीट के अंदर जो है एक टाइमिंग के बाद जो है वो स्कॉच हो जाता है। अब आप बोलोगे कि ये स्कॉच क्या है भाई? स्कॉच ये टेक्निकल वर्ड है। स्कॉच बोलते क्या है, टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। जैसे कि आप एक दूध को गर्म करते हो, या कुछ खीर बनाते हो, या कुछ चावल बनाते हो, तो क्या होता है, जैसे आप गुड़ बनाते देखे हो, गुड़ शुगर कैन से गुड़ जो पहले तो जूस रहता है, फिर उसको एक बार उबाल आता है, जैसे उबाल आता है तो ऊपर भागना शुरू करता है, बड़ा भागता है बहुत, जैसे दूध भी गर्म होता है ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो उसी तरह से शुगर कैन का जो लिक्विड होता है, जूस होता है, गर्म होता है, एक ऐसा टाइम होगा कि ऊपर भागना शुरू करेगा, लगेगा आपका कंट्रोल नहीं होगा, तो थोड़ा पानी का छींटा मार देते हो, दूध में थोड़ा पानी का छींटा मार देते हो। आगे बात समझ में? जब दूध गर्म करते हो तो ऊपर एक लेयर आ जाती है, लुक क्या आती है, लेयर आ जाती है। तो जब तक वो एक ऑक्सीजन के टच में रहता है तब तो उसको तो उठने नहीं देता है, लेकिन एक ऊपर एक लेयर आ जाता है, तो लेयर क्या करता है, ऑक्सीजन को उसमें नहीं जाने देता है दूध के अंदर। तो बोलता है अरे अरे कहाँ गए मेरे दोस्त, कहाँ गए मेरे दोस्त, दौड़ने लगता है दूध, अरे हमको कहाँ छोड़ के जा रहे। वो तो बोलता है कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमारे अंदर से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, क्योंकि जब दूध को गर्म करते हैं तो उसमें पानी जलता है ना, वो भागता है ना। पानी में क्या रहता है, H2O रहता है ना, आगे ऑक्सीजन रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। हाइड्रोजन तो रह जाता है गर्म के साथ,
लेकिन ऑक्सीजन भाग में उड़ने लगता है, तो क्या दूध बोलता है अरे हमको मत छोड़ के जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है आपने देख लिया। अब चलते टॉपिक पे बात करते हैं कि दूसरा जो टॉपिक है कि स्ट्रीम लाइन के थ्रू हम वल्कनाइजिंग कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त आपने देखा कि वल्कनाइजिंग 3 तरह से होता है। अब इसको आप बात करोगे कि आखिर इसको कंपाउंडिंग कैसे करते हैं। आखिर हमें कुछ प्रोडक्ट बनाना है, या सीट बनाना है, कुछ होज बनाना है, कुछ मोल्डिंग प्रोडक्ट बनाना है, कुछ बूश बनाना है, कुछ रेडिएटर होज बनाना है, कुछ गाड़ियों का पेंट होज बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसमें 4 से 5 कैटेगरी होता है। एक तो पॉलीमर होता है, और दूसरा जो है एक्सीलरेटर एजेंट होता है, और एक जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, और एक जो होता है एंटी डिग्रेडेंट होता है, एक होता है एंटी ओजोनेंट होता है, और एक जो होता है रेनफोर्समेंट होता है, जैसे आप ब्लैक रेनफोर्समेंट बोलो या व्हाइट रेनफोर्समेंट बोलो, और एक जो होता है आपका प्रोसेसिंग एड होता है, एक होता है प्रोसेस ऑयल होता है, और एक होता है लास्ट में क्यूरिंग केमिकल। अगली बात समझ में, फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। फर्स्ट आपको पॉलीमर ले लिया, एक होता है कि सपोर्टिंग एजेंट होता है, ठीक है। जैसे आपने सब्जी तो बनाते हो, लेकिन उसमें सब्जी में पोटासियम नहीं डाले तो जल्दी पकता नहीं। पोटासियम बोले तो नमक, उसको जल्दी पकाना बोले तो थोड़ा नमक डालते हैं, तो उसके पार्ट में जाके एंट्री कर दे जाता है, तो फिर पकता है। उसी तरह से जो जिंक ऑक्साइड होता है, जेडेनो बोलते हैं, दैट इज ए मेटालिक पार्ट, और जैसे ही कंपाउंड के अंदर मिलाते हैं तो हीट होता है, तो क्यूरिंग केमिकल भी नहीं है तो जेडेनो भी कंपाउंड को क्यूरिंग कर सकता है, उसमें उतनी ताकत है। लेकिन अगर जेडेनो में भी मिला करके आप कंपाउंड को ज्यादा दिन रख दोगे तो वो भी पका देता है, लेकिन स्लो पकाता है, जो प्रॉपर्टी चाहिए वो नहीं आती है, लेकिन क्यूरिंग तो करेगा। बूस्टर का काम करता है, जो सस्टेरिक एसिड है वो भी एक्टिवेट करता है कंपाउंड को, जब रिएक्शन करने में सपोर्ट करता है। अगली बात समझ में, वो सपोर्ट करता है, एक्सीलरेटर का काम करता है, मतलब उसको एक्सीलरेटर बोलते हैं। जैसे गाड़ी तो स्टार्ट हो गई लेकिन चलेगी कैसे, एक्सीलरेटर देना पड़ता है। तो जिंक ऑक्साइड एस्टेरिक एसिड इज एक्सीलरेटर। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग एड में, जो ईपीडीएम के अंदर जो प्रोसेसिंग एड डालते हो, जैसे जिंकोलेट 50 होता है, ब्राउन फैक्टिस होता है, पैराफिन वैक्स होता है, और जिंको अस्टेरिक रेट होता है, और तो इस तरह का जो प्रोसेसिंग ऐड होता है, जैसे कि आपको खाना तो खाते हो सब्जी तो खाते हो, लेकिन ऑयल डालते हो क्योंकि प्रोसेसिंग ऐड है, वो आपको फायदा नहीं करता, नुकसान नहीं करता, फिर भी वो बिना उसके डाले तो प्रोसेस नहीं होता है ना। ऑयल नहीं डालोगे तो आपके अंदर भी नहीं जाएगा ना मुंह में, और तावा में भी चिपक जाएगा, कढ़ाई में भी चिपक जाएगा। तो प्रोसेसिंग ऐड, अब कोई भी मोल्ड आप बनाते हो, चाहे कोई भी चीज बनाते हो, अगर प्रोसेसिंग ऐड नहीं डालोगे तो उसी में चिपक जाएगा। एक्सट्रूडेंट चलता है उसमें प्रोसेसिंग ऐड नहीं डालते हो, जैसे पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाते हो तो उसमें सीपीडब्ल्यू नहीं डालते हो, पर उसको क्लोरीनेटेड पैराफिनिक वैक्स बोलते हैं। तो सीपीडब्ल्यू नहीं डालेगा तो आगे जाने ही नहीं देगा कंपाउंड को, प्रोसेसिंग ऐड डालना जरूरी होता है। उसी तरह से हमारा ईपीडीएम का जो कंपाउंड होता है उसको मस्टिकेशन पूरी तरह से करने के लिए, अब जो है, अब एक चीज बताओ कि आप खाली आलू काट दोगे या करेली काट दोगे, उसमें मिर्ची मसाला नमक ये सब नहीं डालोगे तो आपको खाने लायक नहीं रहता ना, रेसिपी नहीं बनता है। अब बिरयानी बनाना तो आपको लौंग, इलायची, धनिया पत्ता, गाजर, ये सब पूरा इकट्ठा करना पड़ता ना, लहसुन, तब आपको बिरयानी बनती है। अदरक, बहुत सारा आइटम आपको उसमें ऐड करना पड़ता है, तो वो बिरयानी बनती है, तो उसको खा सकते हैं, नहीं तो वो व्हाइट फॉर्म में तो चावल ही बन के रह जाएगा। तो उसमें जो है ताकत कौन देता है, पॉलीमर का तो खुद कैरेक्टर होता है। पॉलीमर अकेला चना भार नहीं, वो पॉलीमर तो पॉलीमर है,
लेकिन उसको शेप देना है। एक शेप देने के लिए, अब मान लीजिए कि आप शरीर में बोन्स है, कंकाल तो है, लेकिन शेप कौन दिया? आपका फैट दिया ना, आपका जो शरीर में मांसपेशियां, उसने शेप दिया। उसको हम रेनफोर्समेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनफोर्समेंट। तो उसमें अगर ईपीडीएम के अंदर हमको रेनफोर्समेंट का कौन काम करता है? जैसे कि आपका रेनफोर्समेंट का जो काम करता है, जैसे ब्लैक फिलर, जैसे कार्बन। तो कार्बन में भी कम से कम 8 से 10 तरह का कार्बन होते हैं। जैसे आपको एक्सट्रूडिंग प्रोडक्ट बनाना है तो कार्बन 550 यूज करोगे। एफ याद करिए, फास्ट फर्नेस। एफ का मतलब फास्ट, ई का मतलब एक्सट्रूडिंग, एफ का मतलब फर्नेस। एफ का मतलब क्या हो गया? फास्ट एक्सट्रूडिंग फर्नेस। तो फर्नेस का मतलब हो गया कार्बन, जला हुआ चीज को ही तो फर्नेस बोलते हो ना। कार्बन फर्नेस है, काला है, तुम मुंह में लगा तो काला हो जाओगे, हाथ में छुए तो काला हो जाते। HAF हाई एब्रेशन फर्नेस, HAF हाई एब्रेशन फर्नेस, HF है 330, HF का मतलब। कहानी बहुत बड़ी है, ये महाभारत है, खत्म नहीं होगा, हम शॉर्टकट में जाते हैं। समझ लीजिए कि आपके रेनफोर्समेंट। अब मेरे दोस्त, डिपेंड करता है कि यार बिरयानी तो हर दिन नहीं खा सकते, कुछ ऐसे भी कस्टमर आएंगे कि उनको मील्स चाहिए, बिरयानी के पैसे नहीं रहते। तो कुछ ऐसे भी कस्टमर आपके पास आएंगे, उनको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, तो वहां पे क्या करते हैं? अब सस्ता करने के लिए व्हाइट रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। और सब व्हाइट रेनफोर्समेंट नहीं डाल सकते ना। अब ईपीडीएम का साथ जो मर्ज होने वाला रेनफोर्समेंट है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा है? अब सोचोगे कि मैं उसमें चाइना क्ले भी डाल देगा और व्हाइटिंग डाल देगा, वैराइटीज डाल देगा, टाल्कम पाउडर डाल देगा। दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। आप ब्राह्मण हो, आपको मुंह में चिकन डालेगा तो कोई लेता क्या? नहीं लेता ना। अगली बात समझिए, तो कौन किसके साथ मर्ज होता है, और जो मर्ज हो गया ना वही तो कामयाब होता है। अब कोई कंपनी में जाता है, मर्ज नहीं हो पाता है तो धीरे से सेपरेट हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है भाई इसकी दोनों की। शादी तो हो जाती है माँ बाप की, दो मियाँ बीवी की, लेकिन दोनों का विचार, एक जो है कांग्रेस है, एक तो भाजपा है, एक तो कांग्रेस एक भाजपा, दैनिक चूप करते रहते, मर्ज नहीं हो पाते हैं। आगे बात समझ में? तो भाजपा और कांग्रेस कभी मर्ज नहीं हो सकते। उसी तरह से आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट ही जो है ईपीडीएम रबर के साथ मर्ज होता है, याद रखिएगा। दूसरा कोई भी आप व्हाइट रेनफोर्समेंट लोगे तो उसमें प्रॉपर्टी नहीं आएगी, वो लुक नहीं आएगी, उसमें फ्लो नहीं आएगी। अब रेनफोर्समेंट के आगे जैसे ही बात करते हो, आटा तो आपने ला लिया, अब रोटी कैसे बनाओगे भाई? बोलो मैडम। आपने मार्केट से आटा तो खरीद के ला ली और आपके हस्बैंड को रोटी खिलाना है, तो पानी तो डालनी पड़ेगी ना, थोड़ी पानी डाल के गूंदनी पड़ेगी। तो वहां पे कार्बन तो ले लिए, पॉलीमर ले लिए, दोनों तो सॉलिड है यार। तो उसको हम पेस्ट फॉर्म में कैसे लेकर जाए? तो उस वहां पे क्या करना होता, आपको फिर प्रोसेसिंग ऑयल ऐड करना पड़ता। क्या ऐड करना पड़ता? 2,4,5 ऑयल, प्रोसेसिंग ऑयल ऐड करना पड़ता। क्या करना पड़ता? वहां पे आपको प्रोसेसिंग ऑयल ऐड करना पड़ता। अब ये मत सोचो कि जो तुम खाते हो वही ऑयल उसमें डाल दोगे, ऐसा थोड़ा होता है। ईपीडीएम ही बोलता है, अरे मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण के पास ही बैठेगा, मंदिर में जाएगा, और मैं मौलवी हूं तो मैं मस्जिद में जाएगा, मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा। सबका अलग अलग है। उसी तरह से ईपीडीएम बोलता है, अब उसमें 17 ऑयल डाल दोगे तो बोलेगा नहीं 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 नहीं, मैं इसके साथ, मैं हरगिज नहीं इसके साथ जा सकता हूं, मैं हरगिज इसके साथ नहीं मर्ज होऊंगा। आगे बात समझ में? तो कौन सा पॉलीमर के लिए कौन सा जो है प्रोसेसिंग ऑयल। अब रबर में CPW डाल दो, चलता क्या? उसको पॉलीविनाइल क्लोराइड ही एक्सेप्ट करेगा। उसी तरह से जो ईपीडीएम पॉलीमर है उसमें 2,4,5 ऑयल ही उसको एक्सेप्ट करेगा। अंडरस्टैंड? अब हम
हमने वो भी बना दिया, ठीक है, सब कुछ तो कर दिया। और उसमें हम मस्टिकेशन किया, मस्टिकेशन कर दिया, मिला दिया, आटा तो गूंद दिया। अब रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको वल्कनाइजिंग करना पड़ेगा ना, तावा पर डालना पड़ेगा तभी ना रोटी बनेगी। अब हमको क्या करना होता, लास्ट में वल्कनाइजिंग प्रोसेस आता है। तो यार रोटी को डालोगे या पूरी बनानी है तो उसमें ऑयल डालनी पड़ेगी ना, उसको हीट देनी पड़ेगी, तवा पर भी गर्म करनी पड़ेगी। उसी तरह से जब इसको हम वल्कनाइजिंग प्रोसेस में जाते हैं तो वल्कनाइजिंग को फास्ट करने के लिए क्यूरिंग केमिकल डाला जाता है। जैसे क्यूरिंग केमिकल में आपका JDBC, JDC, TMT, सल्फर और DPTT और CBS, इतना सारा केमिकल डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, ये पूरा क्यूरिंग केमिकल है। कौन सा, JDBC, JDC, TMT, सल्फर और DPTT और CBS, इतना सारा क्यूरिंग केमिकल है EPDM का। अब ये JDC उठा के दूसरे पॉलीमर में डाल दोगे तो वहां पर ये मर्ज नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। CBS वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन JDC का ऑर्डर दूसरा पॉलीमर में नहीं डाल सके। JDC को भी नहीं डाल सकते, JDBC को भी नहीं डाल सकते हो। सब कुछ तो रेडी कर लिया सर। लड़की तो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई, घरवाली तो कहीं जाने के लिए रेडी हो गई। हो सकता है वो धूप उसको पड़ जाएगा तो उसका चेहरा तो मुरझा जाएगा ना, समय से पहले बूढ़ी हो जाएगी ना, नहीं हो जाएगी। तो उसको क्या करते, सेफ गार्ड लगाते। क्या लगाते, लाओ भैया पॉन्ड्स पाउडर है, थोड़ा फेयर लवली है, लेके आओ। अब तो जरूरी हो गया ना, प्रस्टाल्दी तो आपकी वैसे ही है। अब कंपाउंड तो आपने बना लिया, हो सकता है उस दिन आपको यूज नहीं करना हो, वल्कनाइजिंग नहीं करना, थोड़ा रखना हो 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको अगर केमिकल मिला दिए तो यूज करना होता है। आगे बस समझिए। तब वहां पे उसको बोलता है सेफ रखना है। हमें सेफ रखने के लिए PVI गार्ड यूज किया जाता है, मामूली 1.1 पार्ट्स, ये 400 रुपया केजी रहता है। PVI गार्ड ये कोई भी पॉलीमर में आप डालने से वो कंपाउंड को सेफ करके रखता है, सुरक्षित। चलो भैया तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस कर दिया, तुम्हारा डेथ नहीं होने देंगे, मतलब उसका लाइफ को इंश्योर कर देता है PVI गार्ड। तो देखा आपने सर। अब आपके दिमाग में अब ये सवाल बहुत आता होगा कि यार सब कुछ तो बता दिए लेकिन कंपाउंड कैसे करेंगे। चलिए आप हम फिर आपको उस सवाल का जवाब देते हैं। लिख लीजिए, पॉलीमर जो होता है 100 PHR अगर लेते हो तो उसको एक्सीलरेटर एजिंग एजेंट को आपको लेना पड़ता है अस्टेरिक एसिड 1 से 2 PHR, जिंक ऑक्साइड 5 PHR, दैट इज ए कॉमन। चलिए आगे। अब इसके बाद आता है कि एंटी डिग्रेडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीओजोनेंट, इसको आप ले सकते हैं 1 से 2 PHR। लिख डालो, 1 से 2 PHR ले सकते हो। अब आती है सवाल ब्लैक और व्हाइट रेनफोर्समेंट का। वो डिपेंड करता है आपके प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी का आप कंपाउंड बनाने वाले हो। 25 PHR मिनिमम ब्लैक रेनफोर्समेंट ले सकते हो और मैक्सिमम 80% तक ले सकते हो। उसके आगे नहीं जाओगे तो इबोनाइट रबर बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट भी आप जो है 25% से लेकर के 100 PHR तक ले सकते हो, और उसके आगे गए तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। आगे है ना। अब इसका बाद हम जैसे प्रोसेसिंग, अब ऑयल की बात करते हैं, और जो प्रोसेसिंग केमिकल की बात करते हैं, जैसे कि उसको भी आप 2 PHR से लेके 5 PHR तक ऐड कर सकते हैं। जैसे ब्राउन फैक्ट्री से जो है ना आपका जो बॉडी लचीलापन बनता है ना, जैसे डांस करते हो, कि चूड़ी जो खाने की हाथों में याद पिया की आने लगी कि भीगी भीगी रातों में, तो वो काम करता है। उस EPDM के अंदर जो है ना
चूड़ी खनकाना है और ऐसा ऐसा करना है, फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, तो ब्राउन फैक्ट्रीज, जिंकोलेट, जिंको एस्टेरिक एसिड, पैराफिनिक वैक्स, ज़्यादा नहीं, 0.5 से 2 pHR ही डालने का, ज़्यादा डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी, चूड़ी जो टूट जाएगी। अब आगे बात करते हैं। अब आती है सब होने के बाद, अब आता है खतरनाक प्रोसेस। अब वो प्रोसेस डालने के बाद भैया खाना बनाने के बाद खाना जल्दी खा लेना, नहीं तो इसमें बैक्टीरिया पड़ जाएंगे। खाना आपके घर वाली बना दी, आज बना के कल खिलाएगी तो आपको हॉस्पिटल के रास्ता देखना पड़ेगा। उसी तरह जैसे आप कंपाउंडिंग बना दिए तो उसको 16 घंटे या 24 घंटे के अंदर उसको वल्कनाइजिंग प्रोसेस में कंप्लीट कर दो, प्रोडक्शन बना डालो, नहीं तो कंपाउंड आपका किसी काम में नहीं रहेगा। उसके लिए आपको जो क्यूरिंग केमिकल होता है वो पहले मत डालो, उसको मास्टर बैच बना के रखो। जब आपको जैसे घरवाली आटा गूंद के तो रख दी, जब हस्बैंड आते हैं तभी चपाती बना के देती है खाने के लिए, करेक्ट है। आप होटल में जाते हो तो जाते जाते आपके पास तंदूरी रोटी या नान क्या क्या बोलते हैं वो तो नहीं लाता, आप बोलते ऑर्डर देते हो तो गर्म करके बना के लाता है। आगे बात समझ गए। जो लेजी घर वाली होती है, एक ही बार बना के रख देगी, सुबह से शाम तक खाते रहो, लेते रहो। चावल भी बना के रख देगी, टेस्टलेस हो जाएगा, मुंह में नहीं जाएगा, अरे क्या है। तो उसी तरह से ईपीडीएम का कंपाउंडिंग है, उसको अगर आपको प्रोडक्शन बनाना है तो अभी केमिकल मिलाइए, और केमिकल मिलाने के बाद तुरंत वल्कनाइजिंग प्रोसेस में चले जाना चाहिए। तो आपने देखा कि ईपीडीएम रबर क्या है। फिर से जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम उनको बोलना चाहेंगे कि कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, ये बंदा 24 आवर्स आपके साथ है। अगर आपका हाथ हमारे साथ है। नमस्कार, धन्यवाद।